सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, करंट अफेयर के टॉपिक को स्टैटिक एरिया से जोड़कर किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं और आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में हैं या नहीं। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो प्रोग्राम है काफी महत्वपूर्ण। आज फिर हम बात करेंगे अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिए। पहला प्रश्न जिसको हमें सॉल्व करना है वह है, राजनीतिक दल को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें चुनाव आयोग द्वारा पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होता है। उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत पंजीकरण प्राप्त होता है यह आपको बताना है। अर्थात जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी किस धारा के तहत इनको रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है यह आपको बताना है। विकल्प हैं आपके पास जो कि धारा 26 से, धारा 27 से, धारा 28 से और धारा 29A। आई होप आपने यह, चूंकि अभी राजनीतिक दलों के संदर्भ में एक रिपोर्ट आई थी और उसमें यह जो है कि विवाद बना हुआ था, कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, मैंने उस पर सेपरेट वीडियो भी आपसे डिस्कस किया था। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया है। अगर आपने आंसर डिसाइड किया है ए तो गलत है, अगर आंसर डिसाइड किया है बी तो गलत है, अगर सी डिसाइड किया है तो गलत है, और अगर आपने जो है कि डी डिसाइड किया है तो बिल्कुल आंसर आपका सही है। अर्थात जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्राप्त आपको होता है। दूसरा प्रश्न जो है कि वो भी राजनीतिक दलों से ही जुड़ा हुआ है। तो अब आपको बताना है कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ दशाएं दी गई हैं। इनके संदर्भ में आपको यह बताना है कि कौन सा कथन जो कि किसी दशा को डिनोट करता है वह गलत है। अर्थात असत्य कथन का आपको चयन करना है और ध्यान में क्या रखना है, राज्य स्तरीय जो राजनीतिक दल हैं इनके विषय में विचार करना। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला जो कंडीशन है कि राज्य विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में वैध मत का उस दल ने क्या किया हो, 8% मत प्राप्त किया हो। दूसरा जो विकल्प है कि राज्य में संपन्न लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में वैध मत का उसने 8% जो है कि मत प्राप्त किया हो तो उसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होगा। तीसरी जो कंडीशन है, राज्य में विधानसभा की 3 सीट और 3% वैध मत उसने प्राप्त किया हो तो उसको क्या होगा, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। चौथा है कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में यदि उसे 6% वैध मत मिले हों और 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीट मिली हो तो भी क्या होगा, उसको राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाए। अब आपको यह बताना है कि आखिर आपका आंसर कौन सा होगा, अर्थात जो कथन दिए गए हैं, जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से कौन सा गलत है। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया हो। अगर आपने आंसर डिसाइड किया है ए तो बिल्कुल सही है, यहां पे ये गलत कथन है। गलत इसलिए है कि देखिए इसमें विधान परिषद चुनाव में जो वैध मत है उसको भी शामिल किया जबकि इसको शामिल नहीं किया। ऐसे तो क्या होगा कि किसी अगर राजनीतिक दल को जो क्या होगा, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बनना होगा तो विधान परिषद के माध्यम से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो विधान परिषद है वह पूरे देश में अर्थात सभी राज्यों में तो है नहीं, इसलिए है जो गलत है। बाकी सही बात है कि अगर राज्य में लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं इसमें जो वैध मत है, अर्थात वैध मत का मतलब है कि उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो। कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं 100 लोगों ने वोटिंग की, हो सकता है इसमें से 10 लोग जो है कि जिन लोगों ने वोटिंग की
हो, गलत तरीके से की हो या सही ना हो, तो वैध मत कितने मिले? 90 मत मिले ना। तो इसी को कहा जाता है, जो वैध मत होते हैं उसका अगर कोई राजनीतिक दल 8% प्राप्त कर लेता है तो उसको राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाए। ठीक इसी तरह से यदि उसे विधानसभा की 3 सीट और 3% ही क्या हो, वैध मत मिल जाए तो भी उसको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में यदि उसको 8 की जगह 6% वैध मत मिले हों, लेकिन उसके पास एक लोकसभा की सीट और 2 विधानसभा की सीट हो, तो भी क्या होगा, उसको राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 2 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला है कि जोरा घास का फूल चुनाव चिन्ह निम्न में से किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का है? अब आपको बताना है कि आखिर जो जोरा घास का फूल है वो चुनाव चिन्ह किसका है। फैक्चुअल है लेकिन अच्छा प्रश्न है। अगर आपके पास ऑप्शन देखा जाए तो पहला है नेशनल पीपल्स पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भारतीय साम्यवादी दल। तो अगर हम एक एक करके विचार करें तो आपने आंसर तो डिसाइड कर ही लिया होगा। तो नेशनल पीपल्स पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह है पुस्तक। तो ये क्या है? पुस्तक है। दूसरा जो है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है इसका है अलार्म वॉच अर्थात अलार्म वाली घड़ी। जो तीसरा है तृणमूल कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? जोरा घास है। और जो भारतीय साम्यवादी दल है इसका जो चुनाव चिन्ह है वह बलिया और हसिया है। तो हमें आंसर डिसाइड करना था, तो हमारा जो आंसर है वह क्या होगा? तृणमूल कांग्रेस पार्टी अर्थात सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है वो भी राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक एडीआर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसने अर्थात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक ने चुनाव के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट और जो है कि सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त किया था, और उसी के बाद से यह जो एडीआर है इसकी जो रिपोर्ट्स है वो आती हैं, उसके माध्यम से हम पता करते हैं कि आखिर जो राजनीतिक दल हैं वह किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, किस प्रकार के सुधार हमें देखे जा रहे हैं। तो आपके पास विकल्प क्या है कि चुनाव में शामिल भागीदारों को अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक जानकारी सार्वजनिक करने की अनिवार्यता। दूसरा है कि विधानसभा और लोकसभा सदस्यों पर लगे आरोपों की 1 साल के भीतर सुनवाई। तीसरा विकल्प है राजनीतिक दलों को प्राप्त हुए चंदे की जानकारी हर 6 माह में सार्वजनिक करना। और डी विकल्प है महिलाओं का चुनाव में कम से कम 1/3 भागीदारी सुनिश्चित करना। अब आपको यह बताना है कि एडीआर ने जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय प्राप्त किया था वो कौन सा था, और उसी के बाद से एडीआर को जो है कि हम लोग ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, और जब भी पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात आती है तो इस केस का जिक्र होता है। तो इसका जो आंसर है वह पहला ए अर्थात चुनाव में शामिल भागीदार जो होते हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक जानकारी की जो अनिवार्यता है, जिसको हम सूचना के अधिकार के तहत हमको मिलना चाहिए, यह जो निर्णय दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, और ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो है वह है चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों में कितने प्रतिशत राजनीतिक दल गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की श्रेणी में आते हैं। अर्थात आपको यह बताना है कि जो राजनीतिक दल है उसमें से कितने प्रतिशत राजनीतिक दल गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की कैटेगरी में आते हैं। आपके लिए काफी इजी प्रश्न है। अगर हम देखें तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके पास 95%, बी है 97.5%, सी है 98.3% और डी है 99%। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। अगर आपका आंसर है 97.5 तो बिल्कुल सही। आपको पता है कि इस समय चुनाव आयोग के जो पंजीकृत दल हैं उनकी संख्या है 2360, और उसमें से जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या है 2301। अब इतने जो दल हैं ये क्या है? गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मतलब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब दोनों रजिस्टर्ड हैं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यह जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वह दल हैं जो कि ना तो राष्ट्रीय दल के रूप में जाने जाते हैं, ना तो राज्य स्तरीय चुनाव के लिए जाने, इन्होंने बस रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन इन्होंने का जो चुनाव में भागीदारी है
वह नहीं है, इसलिए गैर मान्यता प्राप्त हैं। जब इनको कोई चुनाव जो है कि ऐसा हो जाएगा कि चुनाव में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, इनको कोई दर्जा मिल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे मान्यता प्राप्त। तो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का जो परसेंटेज है वो कितना है, 97.5%। दूसरे शब्दों में कहें तो 2.5% जो राजनीतिक दल हैं वही एक्टिव हैं, वही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। खैर, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टेट हाल के समय में चर्चा में बना हुआ था, इसके विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो अब बताइए कि यह जो आपका न्यूयॉर्क स्टेट है इसके विषय में कौन सा कथन असत्य आपको लग रहा है। पहला जो विकल्प है, इस प्रांत या राज्य की राजधानी अल्बेनी है। दूसरा है, यह लॉन्ग आइलैंड से संबंधित है जहां हडसन नदी का मुहाना है। सी विकल्प है, इस प्रांत के समीप सबसे महत्वपूर्ण खाड़ी क्षेत्र हडसन खाड़ी क्षेत्र है। डी, यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। अब आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। न्यूयॉर्क स्टेट के विषय में मैंने आपसे बात किया था, जितने भी मैंने फैक्ट दिए हैं सबसे परिचित मैंने आपको कराया था। तो देखिए, इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है और हमारा असत्य कथन हमारा आंसर होगा। असत्य कथन क्या है आपका, यह कि यह जो इस प्रांत के समीप सबसे महत्वपूर्ण खाड़ी क्षेत्र हडसन खाड़ी नहीं, हडसन नदी का यहाँ पर मुहाना है, ये ठीक है। यहीं पर लॉन्ग आइलैंड है, लेकिन जो हडसन खाड़ी है इसको अगर आपको देखना हो तो कहाँ देखेंगे, आप कनाडा में जाइए, कनाडा के पूर्व की ओर बढ़िए, बहुत बड़ा सा आपको एक जो है कि जल वाला क्षेत्र दिखाई देगा जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। इसी में देखेंगे जेम्स की खाड़ी आपको दिखाई देगी, और इससे होकर अगर बाहर की ओर और पूरब की ओर जाएंगे तो आपको डेविस जल संधि दिखाई देगी। वहां पर अगर उससे भी पास में देखेंगे तो ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र दिखाई। कुल मिलाकर ये कनाडा के समीप में है और यह इसका यहां से कोई संबंध नहीं है। बाकी सही बात है, यहाँ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, यह लॉन्ग आइलैंड से संबंधित है। लॉन्ग आइलैंड है, मैनहट्टन है, कई अन्य द्वीपों पर इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, और इसकी राजधानी अल्बेनी है, न्यूयॉर्क सिटी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम, और अगला प्रश्न जो है वह है कि परिवार पहचान पत्र योजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, यह आपको बताना है। आपके पास जो विकल्प हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश। आई होप आपके लिए इजी होगा, इसको लेकर अभी विवाद था। विवाद यह था कि जो परिवार पहचान पत्र योजना है इसके तहत क्या होता है, एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और ये जो सर्टिफिकेट है कुछ उसी रूप में होता है जैसे राशन कार्ड होता था, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा आधुनिक है। परिवार की इसमें सूचनाएं होती हैं। यह प्रारंभ किया गया था, इसका जो आंसर है हरियाणा के द्वारा, क्योंकि इसमें जो सूचनाएं ली जा रही हैं वह सूचनाएं लगभग आधार जैसी, राशन कार्ड जैसी हैं। इसीलिए लेकर कई तरह के विवाद उठ रहे थे कि आखिर जब आधार कार्ड है तो यह जो परिवार पहचान पत्र की योजना की जरूरत क्या थी, इस प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या थी। सरकार ने कहा कि नहीं, ये इसलिए जरूरी है ताकि परिवार के विषय में हम जानकारी एकत्रित कर सकें। फिर लोगों ने कहा कि हमारा जो डेटा आप ले रहे हो कितना सिक्योर है, तो कई तरह की बातें थी, इसी की वजह से चर्चा में बना हुआ। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपको, जिस पर हमें विचार करना है कि वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई सेतु भारतम योजना का उद्देश्य किस वर्ष तक राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना रखा गया था। करना है या रखा गया था, एक ही बात है, चूंकि पुरानी योजना है। तो आपके पास ऑप्शन है 2019, 2020, 2021, 2022। आई होप आपने जो है कि इसको डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है 2019 तक का है टारगेट हमने रखा था कि हम क्या करेंगे कि जो रेलवे क्रॉसिंग से हम उसको मुक्त कर लेंगे। लगभग हम लोग टारगेट को प्राप्त भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न जो है वह है, पेड़ों की संख्या में यदि 10% कटौती होती है तो बाढ़ का खतरा कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे तो सीसेट का सवाल है। नहीं, ये सीसेट का सवाल नहीं है। दरअसल अभी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जो कि पेड़ों से जुड़ा हुआ था या उनकी इंपॉर्टेंस पर जुड़ा हुआ था, और अगर मैं कहूं तो जो सेतु भारतम योजना था उसी से जुड़ा हुआ था। उसमें जो है कि पेड़ों की कटाई की जानी थी और फिर उसके लिए कमेटी गठित की गई थी, और उसी टॉपिक में मैंने आपको डिस्कस किया था। पेड़ों के कई महत्व बताए थे, अगर नहीं देखा है आप तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो इसमें देखिए, अगर 10% पेड़ को काट देते हैं तो आपके पास विकल्प है कि 8% जो है कि बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, 18%, 28 या 38%। तो
इसका जो सही आंसर है वो है 28%। अर्थात अगर आप 10% वनों को काटते हो तो समझो 28%। अगर कहीं आप किसी क्षेत्र से 25% वनों को काट देंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो दरअसल होता क्या है कि जो पेड़ हैं ये ना सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, आपके जो है कि सॉइल को जो है कि बांधे रखते हैं, उसकी बायो फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, जो है कि ग्रीनरी को मेंटेन करके इकोसिस्टम को ठीक करते हैं, बल्कि कई प्रकार की आपदाओं से भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हम इस रूप में देख सकते हैं। खैर, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है पश्चिमी घाट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करके आपको विकल्प का चयन करना। पहला कथन, इसका विस्तार 6 राज्यों में है जो 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। किसका? पश्चिमी घाट का। दूसरा कथन है इसका लगभग 30% भाग जो है कि वनाच्छादित है, अर्थात वनों से ढका हुआ है, जहां देश के कुल उभयचर जीवों का 78% पाया जाता है। तीसरा है कि वर्ष 2019 में यूनेस्को ने प्राकृतिक वैश्विक धरोहर इसको घोषित किया है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है या जो विकल्प है वह आपको गलत है या सही है। विकल्प क्या है? सभी कथन सही है, बी है केवल 1 और 2 सही है, सी है केवल 1 सही है और डी है 1 और 3 सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका आंसर क्या होगा। तो इसमें से देखिए कि इसमें जो आपके पास विकल्प हैं उसमें देखा जाए तो 2019 में इसमें लिखा हुआ है कि क्या हुआ था कि यूनेस्को ने क्या किया था, इसको प्राकृतिक वैश्विक धरोहर घोषित किया था, जबकि यह वर्ष जो है कि इस समय की घटना नहीं है, ये वर्ष 2012 में ही कर दिया गया था। अर्थात वर्ष 2012 में ही यूनेस्को ने कहा था कि हम इसको क्या करते हैं, प्राकृतिक वैश्विक धरोहर घोषित करते हैं। इसका मतलब ऐसे क्षेत्रों से होता है जिसका अपना एक इकोसिस्टम हो, उस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने और उसके लिए वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता हो, और उसका जो महत्व है कुछ यूनिक है, वहाँ पर जो इंडिजिनस प्रजातियां हैं, जो वहाँ की प्रजातियां हैं, उनकी महत्ता है। तो इस तरह से यह गलत है। तो आपका जो आंसर है क्या होगा? बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 क्या होंगे? सही होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है कस्तूरी रंगन समिति ने पश्चिमी घाट के कितने प्रतिशत भाग को इको सेंसिटिव जोन अर्थात ESZ घोषित करने की सिफारिश की थी। अभी मैंने पश्चिमी घाट पर आपको ये टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो देखिए आपके पास विकल्प है 17%, 27%, 37% और 47%। ये जो मैंने ऑप्शन आपको दिए हैं काफ़ी इजी हैं। अगर हम इसको और टफ करते तो जो आंसर है उसके थोड़ा सा इर्द गिर्द रखते तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन हमने रखा है थोड़ा सा इजी है। अब आपको पता है कि जो इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या है कि जिस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है वहाँ पर ना ही कोई जो है कि कोई उद्योग लग सकता है जो डेंजरस कैटेगरी अर्थात जिससे पोल्यूशन होता है, उससे ना तो कोई सड़क मार्ग हो जा सकता है, ना वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट लग सकता है। तो इन सब चीज़ों को रोक दिया जाता है वहाँ पर। तो यह आपको बताना कि जो कस्तूरी रंगन समिति थी जिसने 2013 में अपनी रिपोर्ट दी थी, उसने कितने प्रतिशत एरिया को पश्चिमी घाट के जो कि कहा था कि इसको ESZ में घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो आंसर होगा आपका 37%। और 37% घोषित करने का मतलब यह है कि इस एरिया में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे इसके जो इकोसिस्टम को डैमेज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न जो है कि वह है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस वन्य जीव अभयारण्य के समीपवर्ती 118.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESZ घोषित करने का मसौदा अर्थात ड्राफ्ट जारी किया? आपके पास जो विकल्प हैं मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य, वायनाड वन्य जीव अभयारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य और साइलेंट वैली। आई होप आपके लिए काफ़ी इजी होगा, मैंने इस पर बहुत डिटेल में बात की थी। आंसर मैं बता देता हूं, वह है वायनाड वन्य जीव अभयारण्य। इसी का जो जैसे मान लेते हैं ये वायनाड वन्य जीव अभयारण्य है, तो इसके जो समीपवर्ती जो कुछ क्षेत्र थे, इन्हीं क्षेत्रों को क्या किया गया था। मैं ऐसा इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मेरा मन कर रहा है, इसका कुछ अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा ही होगा। तो इसकी वजह से इसके जो पास का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या हुआ है, घोषित करने का निर्णय लिया गया है ESZ, और इसके कारण यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। ESZ जैसे घोषित कर दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो पाएगा। जो एग्रीकल्चर की गतिविधियां होंगी वो भी उस कई तरह से उस पर रिस्ट्रिक्शन होगा। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने पेड़ों तक की कटाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको लेकर काफी विवाद चल रहा था और चर्चा में बना हुआ था। आई होप आपने आंसर बिल्कुल सही किया होगा। अगला प्रश्न जो है वह है डेल्फ
द्वीप हाल के समय में बहुत चर्चा में बना हुआ था, ये कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास जो है बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अंडमान की खाड़ी और पाक की खाड़ी। डेल्फ द्वीप बहुत चर्चा में अभी भी बना हुआ है इवन, तो आप इसको जो है कि 2-3 दिन पहले अगर आपने देखा हुआ तो काफ़ी बना हुआ था। तो आपको आंसर डिसाइड करना है। आंसर इसका जो है वह है आपका पाक की खाड़ी। अगर आप जाफना प्रायद्वीप वाला क्षेत्र श्रीलंका का देख रहे हैं तो वहीं पास में देखिएगा रामेश्वर के निकट क्या है, यह डेल्फ द्वीप है पाक की खाड़ी में। और वहीं यहाँ पर क्या हुआ है कि चाइनीज कंपनी को एक प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट या विंड प्रोजेक्ट की अनुमति वहां पर दी गई है। हाइड्रो नहीं है, वो विंड प्रोजेक्ट है एक तरह का। तो वहां पर जो अनुमति दी गई है उसकी वजह से ये विवाद हो रहा है कि भारत के बिल्कुल समीप रामेश्वर से अगर देखा जाए तो 45 to 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिर्फ है। और इसी के कारण यह द्वीप बड़ा चर्चा में बना हुआ है। जो जाफना प्रायद्वीप के पास श्रीलंका के कई द्वीप हैं उसमें से सबसे बड़ा द्वीप ये है। तो इस द्वीप की लोकेशन आप फिर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की धारा 124A का संबंध निम्न में से किससे। बहुत इजी प्रश्न है और आई होप आपने इसको जो है कि तुरंत ऑप्ट कर लिया होगा। बहुत इजी का मतलब बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। तो देखिए इसका संबंध है वित्तीय धोखाधड़ी से, गुप्त सूचनाओं को चोरी करने से, देशद्रोह से या फिर न्यायालय की अवमानना से, यह आपको बताना है और आप बता भी चुके होंगे। आई होप आपने तुरंत डिसाइड कर लिया होगा कि आपका आंसर यही है, तो इसलिए मैं भी समय नहीं बर्बाद करूंगा, मैं बता देता हूँ। ये इसका संबंध है देशद्रोह से अर्थात राजद्रोह से। इसमें राजद्रोह में क्या होता है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि पूरे देश के, पूरी सरकार के अगेंस्ट में है, तो इसको क्या माना जाता है, देशद्रोह की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं उसमें ज्यादा व्याख्या करता हूं। अगला प्रश्न है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं कि राजद्रोह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर आपको सही विकल्प का चयन करना है। अर्थात ये बताना है कि कौन से कथन सही है, कौन से गलत। इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए, 2 कथन है, इन कथनों पर विचार करें। इसके अंतर्गत सरकार के प्रति मौखिक, लिखित संकेतों द्वारा, दृश्य द्वारा घृणा या अवमानना पैदा करना या फिर उत्तेजना पैदा करने वाले कार्यों को रखा जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत पहला जो कथन वो ये कह रहा है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके, चाहे आप बोल के कर रहे हो, लिख के कर रहे हैं, संकेत के माध्यम से कर रहे हो, जिससे सरकार के प्रति घृणा बढ़ती है या उसकी अवमानना होती है, सरकार के खिलाफ उत्तेजना बढ़ती है, तो इसको राजद्रोह में रखा जाएगा। दूसरा कथन, यह एक गैर जमानती अपराध है जिसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब आपको बताना है कि दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं, क्या केवल एक सही है या फिर केवल 2 सही है। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है और अगर इस इजी प्रश्न को हम देखें तो इसमें आपको पता है कि यह जो विकल्प है दूसरा कथन कि यह गैर जमानती अपराध है, यहाँ तक तो ठीक है। इसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक नहीं, इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होती है। तो इस तरह से यह जो स्टेटमेंट है गलत है और बाकी ये बिल्कुल सही है। यही क्या करता है, राजद्रोह का आधार बनता है। तो इसमें हमने क्या समझा कि ये जो 7 साल है इसके अगर 3 साल होता तो सही होता। कुल मिलाकर हमें पता चला कि केवल जो है कि कथन क्या है, एक सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और इसमें आपको बताना है कि ब्रिटिश भारत में राजद्रोह के कानून के विषय में कथनों पर विचार करके आपको क्या करना है, इनका चयन करना है। यह बताना है कि जो कथन है कितने सही हैं, कौन कौन से सही हैं। पहला कथन कि इसके लिए जो है कि मसौदा या ड्राफ्ट सर्वप्रथम 1837 में लॉर्ड मैकाले, ठीक है, ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा कथन है 124A को भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1870 के अंतर्गत आईपीसी में शामिल किया। अब आपको बताना है क्या दोनों कथन सत्य हैं, क्या दोनों कथन गलत हैं, केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य हैं। आई होप आपने इसको आंसर को डिसाइड कर लिया होगा। काफ़ी इजी है। तो इसमें देखा जाए तो जो आपका पहला जो विकल्प है कि दोनों कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही बात है कि 1837 का जो समय था उसी समय लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हमें क्या करना चाहिए कि जो राजद्रोह के संदर्भ में कानून बनाना चाहिए और इसके लिए इसने रिपोर्ट भी थी। अगर आप देखेंगे तो ये वही समय है जब ब्रिटेन में कई तरह की उथल पुथल हो रहे थे। मैंने इस टॉपिक पर कवर करते हुए उन सभी चीज़ों को बताया था। दूसरा ये है कि जो भारतीय दंड संहिता में आईपीसी में 124 है, ये सही बात है, 1870 में जुड़ता है। तो इस तरह
से हमें पता चले दोनों कथन क्या है, सही है, आंसर ए हमारा होगा ए। अगला प्रश्न जो है कि वह है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके ऊपर सर्वाधिक बार 124 ए का प्रयोग किया गया। अब आपको बताना है, पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा है भगत सिंह और डी है अरविंद घोष। अब आपको बताना है, तो आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनके ऊपर 3 बार जो है कि यह आरोप इसका लगाया गया था कि अर्थात राजद्रोह देशद्रोह का केस इन पर चलाया गया था, तो इन्हीं का नाम आता है। महात्मा गांधी ने कहा था इस कानून के विषय में, उन पर भी लगा था, भगत सिंह पर भी लगा था, अरविंद घोष पर भी लगा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि यह ऐसा कानून है जो राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को या उनकी राजनीतिक आज़ादी को दबाने वाले कानूनों का राजकुमार है, इस संदर्भ में संबोधित उन्होंने किया था। खैर, अगला प्रश्न, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है कि बर्फ से ढका हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 6%, 8%, 10% और 12%। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है 10%, अर्थात पृथ्वी का लगभग 10% भाग ग्लेशियर से ढका। लेकिन इसमें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कल ही वाले वीडियो में बताया था, जो ग्लेशियर हैं वह मेल्ट हो रहे हैं, और उनके मेल्ट होने से क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर का पूरा चाहे मोटाई हो, उसका क्षेत्र विस्तार हो, कम हो रहा है। और जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, न सिर्फ जो है कि सेलाइन वाटर अर्थात जो समुद्री पानी मिल रहे हैं, बल्कि उनकी वजह से कई तरह की चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। अगर आपको इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लेशियर के टॉपिक को नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगला प्रश्न जो है वह है, वेनेजुएला से 5.4 मिलियन लोग देश छोड़कर समीपवर्ती देशों में जा चुके हैं। निम्न में से किस देश ने इन प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की घोषणा हाल ही में की है। पहला ऑप्शन इक्वाडोर, दूसरा पेरू, तीसरा चिली, चौथा है कोलंबिया। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा, इसको शायद मैंने कल ही किया था कवर। तो इस तरह से आंसर होगा आपका कोलंबिया। और अगर वेनेजुएला की आप बाउंड्री देखेंगे तो लगती है, और इस समय जो है कि कोलंबिया में 1.7 मिलियन लोग क्या है वेनेजुएला से प्रवास करके गए हैं। कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है वेनेजुएला इस समय, तो वहाँ पे गए हैं। तो कोलंबिया ने एक मानवीय दृष्टिकोण से, उसका जो भी पॉलिटिकल एजेंडा हो या देशों का टकराव हो, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है कि जो हमारे यहाँ 1.7 मिलियन लोग वेनेजुएला के हैं, उनको क्या किया जाएगा, परमिट दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, कानूनी दर्जा दिया जाए। अगला प्रश्न, इबोला वायरस के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन है कि यह वायरस वर्ष 1996 में कांगो की सहायक नदी इबोला के बेसिन में पाया गया था। दूसरा, इसमें मृत्यु दर 70 से लेकर 90% तक होती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रक्त, द्रव या संक्रमित शव को छूने से फैलता है। इसकी जो वैक्सीन का नाम है ये यहाँ पर लिखा हुआ। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आई होप आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो ये देखिए, जो यहाँ पर 96 लिखा हुआ है, ये घटना है 1976 की। 1976 में क्या हुआ था कि जो इबोला नदी है, जो कि कांगो की सहायक नदी है, उसके बेसिन में जो है कि वायरस खोजा गया था, और उसी के नाम पर इबोला वायरस यह अस्तित्व में आया। और वहीं से इसके कई वेरिएंट्स हैं, लगभग 5 तरह के स्ट्रेन इसके देखे गए हैं, लेकिन एक ही स्ट्रेन पर इसकी दवा काम करती है, जिसका दवा का नाम यहाँ पर लिखा। वो आई होप आपने आज प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।